गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ये है अपने पास में वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, इससे पहले जो वीडियो था उसमें अपन ने क्या देखा था, चालक थे, दो प्रकार के थे, एक धात्विक चालक था और दूसरा वैद्युत अपघटनी चालक थे। तो वैद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं उनकी चालकता जो देखी थी अपन ने कप्पा, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे। फर्स्ट आता है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। देखिए, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति की बात करते हैं तो वैद्युत अपघट्य जैसा आप लोगों ने यूनिट में पढ़ रखा है, प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की बात करें तो वो जलीय विलयन में उनका आयनन जो होता है वो आंशिक होता है या आंशिक रूप से वो आयनित होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति की बात कर रहे हैं तो एक तो है अपने पास में क्या, प्रबल वैद्युत अपघट्य, और दूसरा कौन सा होता है अपने पास में, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ये दो वैद्युत अपघट्य है। प्रबल का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अपने पास में साल्ट है, कोई NaCl ले लिया, HCl है, एसिड है, HNO3 है, इसके अलावा H2SO4 है, CH3COONA है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है, मतलब ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और पूर्ण रूप से आयनित होने के कारण विलयन में आयनों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए इनकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो क्या अधिक होता है इनमें, इनके विलयन में आयनों की संख्या, और आयनों की संख्या जब अधिक होगी तो उस स्थिति में इनकी जो चालकता है ये भी क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करते हैं, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका अमोनियम लवण है CH3COONH4, इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है अपने पास में, या फिर देख सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट हो सकता है, या अमोनियम का कोई दूसरा साल्ट हो सकता है, या फिर H2CO3 है। तो ये सारे के सारे क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य आंशिक रूप से वियोजित होंगे या आयनित होंगे। तो विलयन में क्या होगा, जो आयनों की संख्या है, आयनों की संख्या इसमें क्या रहेगी, कमी। और जब आयनों की संख्या में कमी होगी तो इनकी जो चालकता होगी ये भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखना है। वैद्युत अपघटनी जो वैद्युत अपघट्य था उसकी यदि प्रकृति की बात करते हैं तो प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो आयनन अधिक होने के कारण आयनों की संख्या विलयन में अधिक होगी, इसलिए इनकी चालकता भी अधिक होगी। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य यदि है तो इस स्थिति में क्या होगा, वियोजन कम होगा, आयनों की संख्या भी कम होगी, तो ऐसे विलयन की चालकता भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा जो पॉइंट आता है अपने पास में ये आता है तापमान। देखो, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक तापमान से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं ये अपन ने पहले जो डिफरेंस था उसमें देख लिया है। यदि केवल वैद्युत अपघटनी चालक की बात करते हैं तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो वैद्युत अपघट्य जो होता है इसके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, तो विलयन में क्या बढ़ जाएगी, वही आयनों की संख्या, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन जो होगा उसकी चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरी बात करते हैं शांता की। देखो स्टूडेंट, शांता जो होती है वो क्या होती है, यदि अधिक है तो प्रवाह में बाधा अधिक होगी, और अपन ने पहले देख रखा है कि जो आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, उस स्थिति में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह संभव होगा वैद्युत अपघटनी चालकों में। तो शांता अधिक हो गई तो प्रवाह में बाधा अधिक होगी, जिससे चालकता में क्या हो जाएगी, कमी। तो वैद्युत अपघट्य जो होता है उसकी यदि शांता अधिक है तो उसकी जो चालकता होगी इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं तनुकरण। तनुकरण, और इसमें क्या होता है, यदि वैद्युत अपघट्य के विलयन का तनुकरण किया जाता है तो उस स्थिति में प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो विलयन होता है, क्योंकि चालकता किसकी देखी थी,
प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो विलयन था इसकी थी, तो उसका चालकत्व भी क्या कहला रही थी, चालकता कहला रही थी। तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब विलयन में आयनों की संख्या में कमी होती है, आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी, और कमी होने के कारण जो चालकता है ये भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो चालकता क्या होती है, इस स्थिति में घटती है। तो ये कारक अपन देख रहे हैं, पहला था प्रकृति, दूसरा अपन ने क्या देखा है, तापमान। तापमान यदि बढ़ाया जाता है तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकता बढ़ जाती है। शांतता यदि अधिक होती है तो उस स्थिति में क्या होगा, आयनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी या आयनों की गति कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, चालकता में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखा है तनुकरण, और तनुकरण आपको दिमाग में ये चीज सेट करनी है कि चालकता एक तरह से क्या थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन जो था उसका चालकत्व था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही अपन तनुकरण करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, विलयन जो होगा उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो विलयन है उसमें आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी, और जब आयनों की संख्या में कमी होगी तो उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब अपने पास में जो नया टॉपिक है वो है चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव, ठीक है। तो इसमें देखो, यदि तनुकरण करते हैं और चालकता देखते हैं, चालकत्व देख लेते हैं पहले, तो इज प्रोपोर्शनल टू तनुता, मतलब जैसे जैसे तनुता को बढ़ाएंगे अर्थात विलयन का आयतन बढ़ाएंगे तो उसका चालकत्व बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत अपघट्य होगा उसके आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन यदि चालकता को देखते हैं तो ये क्या आता है, 1 तनुता। लेकिन यदि किसको देखें, मोलर चालकता को देखते हैं, तो मोलर चालकता इज प्रोपोर्शनल टू तनुता। ये 3 संबंध आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या कह सकते हैं, तनुता बढ़ाने पर जो वैद्युत अपघट्य होता है इसका चालकत्व बढ़ता है, लेकिन चालकता घटती है। कारण बता दिया, प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो विलयन है उसमें आयनों की संख्या में कमी होने के कारण, और मोलर चालकता बढ़ेगी। मोलर चालकता क्यों बढ़ेगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो विलयन है उसमें अपन सांद्रता कितनी ले रहे हैं, 1 मोलर, या यूं कह सकते हैं कि ये 1 मोलर विलयन की चालकता है। और जब अपन तनुकरण करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, वियोजन बढ़ेगा। तो वियोजन बढ़ रहा है तो सांद्रता तो निश्चित है ना, लेकिन आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, और आयनों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में मोलर चालकता का मान भी बढ़ जाएगा, और ये क्या होती है, तनुता के समानुपाती होती है। तो ये थे वैद्युत अपघटनी जो चालक थे उनकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, और ये तीनों संबंध आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अपने पास में कोलराउस नियम। देखो, कोलराउस जो था उसने क्या किया था, सांद्रता और मोलर चालकता जो थी उनके मध्य एक संबंध दिया था। तो इसने क्या किया, जो वैद्युत अपघट्य थे उनकी सांद्रता के वर्गमूल और इनकी जो मोलर चालकता थी उसके मध्य एक ग्राफ खींचा था। और उस ग्राफ की यदि बात करें तो किस प्रकार का ग्राफ होता है ये मैं बताता हूं। कौन आया था, कोलराउस। तो क्या होगा, कोलराउस नियम, इसको देख रहे हैं अपन। तो देखो, कोलराउस जो था उसने क्या किया था, ग्राफ खींचा था किस किस के मध्य, जो वैद्युत अपघट्य थे उनकी मोलर चालकता मतलब लैम्बडा m और उनकी सांद्रता के वर्गमूल के मध्य। तो इसका ग्राफ जो था उसमें इसने क्या देखा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त हो रहे थे, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त हो रहे थे। किस किस के मध्य, सांद्रता के वर्गमूल और मोलर चालकता के मध्य। तो ये जो ग्राफ था उसके आधार पर इसने एक व्यंजक दिया जो कि कोलराउस का नियम कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ग्राफ में ये जो अपने पास में प्रबल वैद्युत अपघट्य के ग्राफ हैं ये प्रबल के लिए हैं और ये किसके लिए हैं, दुर्बल। तो इनके बहिर्वेशन से इनको यहाँ से बाहर निकाल कर अनंत जो तनुता होती है,
अनंत तनुता, इसके ऊपर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। किसकी? प्रबल विद्युत अपघट्यों की। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के ग्राफ का बहिर्वेशन नहीं होता है। जब बहिर्वेशन नहीं होगा तो अनंत तनुता का मतलब सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0। देखो अनंत तनुता क्या होती है, पहले इसको समझो। अनंत तनुता, यदि सांद्रता को कहाँ पर ले जाएं अपन? 0 तक, तो उस स्थिति को कहा जाता है अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है उसको दिखाते हैं लैम्बडा इन्फिनिटिव m से। इसे क्या कहा जाता है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इस स्थिति में देखो अपन क्या देख रहे हैं कि सांद्रता यदि अपन ने 0 कर दी तो ये वाले प्रबल विद्युत अपघट्य के ग्राफ थे उनका बहिर्वेशन कर लेंगे, और बहिर्वेशन करके किसका मान ज्ञात किया जाता है? लैम्बडा m का। लेकिन इन ग्राफ का जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आ रहे हैं इनका बहिर्वेशन नहीं होगा, और जब बहिर्वेशन नहीं होगा तो अनंत तनुता पर क्या ज्ञात नहीं की जा सकती है? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्बडा इन्फिनिटिव m मतलब मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती है। अब इस ग्राफ के अध्ययन से कोलराउस ने जो संबंध दिया वो क्या था? लैम्बडा m मतलब मोलर चालकता, ये होती है लैम्बडा इन्फिनिटिव m माइनस b√c, ये संबंध दिया था। तो लैम्बडा m जो होगी मोलर चालकता है लैम्बडा इन्फिनिटिव m माइनस b√c, और लैम्बडा इन्फिनिटिव m क्या थी? यहाँ पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता थी। यहाँ पर लैम्बडा m विशेष सांद्रता जो भी है उस पर क्या है? मोलर चालकता है। यदि इन्फिनेटिव लगा दें तो यहाँ पर किस पर हो जाएगी? अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो जाएगी। b यहाँ पर क्या होगा? एक स्थिरांक होता है, और c जो था ये क्या होती है? यहाँ पर वैद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता होती है। तो इस ग्राफ से ये संबंध दिया था कोलराउस ने, जिसे कहा जाता है कोलराउस का नियम। लेकिन ये जो संबंध दिया उसका कोई गणितीय आधार नहीं था। तो इस स्थिति में एक दूसरा वैज्ञानिक आया ओसेंगर, और ये जो ओसेंगर था इसने इन दोनों के मध्य संबंध का एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे ओसेंगर समीकरण कहते हैं। और वो क्या था? लैम्बडा m बराबर होता है लैम्बडा इन्फिनिटिव m। अब इसने किसको डिफाइन किया था? इस व्यंजक को। कौन सा था स्थिरांक? b। इसके मान दिए थे इसने, और मान क्या थे वो देखना, 84.48, ठीक है, dt की पावर 1/2n प्लस दूसरा था 8.20 इंटू 10⁵। कई जगह ये मान गलत लिखे हुए हैं, बटे dt की पावर 3/2 लैम्बडा इन्फिनिटिव m। ये आगे चला जाएगा, इसको वापस लिखते हैं, ये पूरा नहीं आएगा इसमें। तो देखो इसने जो मान दिया था वो क्या लिखा था? लैम्बडा m बराबर लैम्बडा इन्फिनिटिव m माइनस स्थिरांक का मान दिया था 84.48 dt की पावर 1/2n। n यहाँ पर शांता होती है, नीटा से इसको दिखा रहे हैं, प्लस 8.20 इंटू 10⁵ बटे dt की पावर 3/2 लैम्बडा इन्फिनिटिव m और √c, ये मान इसने दिए थे। और इसे क्या कहा जाता था? ओसेंगर समीकरण कहा जाता है। तो ये क्या निकल कर आई थी अपने पास में? ओसेंगर समीकरण निकल कर आई थी। अब इसको यदि शॉर्ट में लिखा जाए तो इस पूरे व्यंजक को लिखा जा सकता है a, और इस पूरे व्यंजक को क्या लिखा जा सकता है? b लिखा जा सकता है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है, अब यहाँ पे कौन से मान क्या है? लैम्बडा m क्या था? वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता थी। लैम्बडा इन्फिनिटिव m अनंत तनुता पर मोलर चालकता थी। d यहाँ पर माध्यम का होता है पैरा वैद्युतांक, माध्यम का मतलब विलयक, पैरा वैद्युतांक। t क्या होता है यहाँ पर? परम तापमान। नीटा क्या होती है? विस्कासिता, या क्या लिख सकते हैं इसको? शानता होती है। तो इसको यदि शॉर्ट में लिखा है तो शॉर्ट में लिखने के लिए फिर कोलराउस ने क्या कहा था इसको कि लैम्बडा m बराबर होता है लैम्बडा इन्फिनिटिव m माइनस a प्लस b
ये जो मान है उसको पूरे को क्या बना दिया था a, और इसको क्या बना दिया था b, लैम्बडा इन्फिनिटिव m और रूट c, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया था। इसे भी क्या कहते हैं, कोलराउस इक्वेशन कहते हैं। तो जो कोलराउस था इसने जो व्याख्या की थी वो किसके ऊपर की थी, अनंत तनुता के ऊपर। देखो अपने पास में वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के थे, एक प्रबल था और दूसरा दुर्बल था। यदि प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं तो इसका वियोजन क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, इसकी तनुता बढ़ाएंगे तो इसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस पर वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो उस स्थिति में जो वैद्युत अपघट्य का विलयन है, इसकी जो मोलर चालकता होगी उसे क्या कहा गया था, लैम्बडा इन्फिनिटिव m, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये जो लैम्बडा इन्फिनिटिव m थी ये कब होती है, जब c किसकी ओर बढ़े, 0 की ओर, मतलब उसका बहुत ज़्यादा तनुकरण कर दिया जाए। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं अपन, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, इसका ये जो ग्राफ है इसमें बहिर्वेशन संभव नहीं होता है, क्योंकि जीरो मान कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस ग्राफ का अध्ययन किया था किसने, कोलराउस ने, और क्या दिया था, एक संबंध दिया था जिसे कोलराउस नियम कहते हैं। तो लैम्बडा एम बराबर क्या था, लैम्बडा इन्फिनिटिव एम माइनस बी रूट सी, बी स्थिरांक था और सी क्या थी यहाँ पर सांद्रता। लैम्बडा विशेष सांद्रता पर मोलर चालकता थी, और लैम्बडा इन्फिनिटिव एम जो था अनंत तनुता पर मोलर चालकता थी। लेकिन इसका कोई गणितीय आधार नहीं था। तो वैज्ञानिक कौन आया था, ओसिंगर, और ओसिंगर ने यह संबंध दिया था जिसे ओसिंगर समीकरण कहते हैं। फिर जो कोलराउस था इसने क्या किया था, ये जो मान थे इनको दो स्थिरांकों के द्वारा दिखाया था, ए और बी के द्वारा, और इस प्रकार की अपनी इक्वेशन दे दी थी जिसे क्या कहा जाता है, कोलराउस नियम कहा जाता है। तो ये तो बात थी कोलराउस नियम की, और कोलराउस नियम के अनुसार फर्स्ट इक्वेशन आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड इक्वेशन है जो वियोजन की मात्रा होती है, ये क्या होती है, लैम्बडा एम और लैम्बडा इन्फिनिटिव एम का अनुपात। अर्थात वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा यदि निकालनी है तो विशेष सांद्रता पर इसकी मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता के द्वारा निकाला जाता है। और यदि साम्य है तो उस स्थिति में साम्य स्थिरांक के बराबर क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस एल्फा, जो कि विलियन वाले चैप्टर में भी आपको बता रखा है। तो देखो कई बार क्वेश्चन पूछता है कोलराउस नियम लिखिए, तो आपको ये वाला लिखना होता है। लेकिन कई बार क्या पूछता है, कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम लिखिए। तो इसके बाद में कोलराउस ने क्या दिया था, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो देखो कोलराउस जो नियम था ये अपन ने देख लिया है। अब कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम देखते हैं, और उसके अनुसार मोलर चालकता किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। तो ये जो सारे अध्ययन थे उसके आधार पर कोलराउस ने क्या दिया था, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। और देखो इसने क्या कहा था कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की, वो विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो लैम्बडा इन्फिनिटिव पॉजिटिव और लैम्बडा इन्फिनिटिव नेगेटिव, ये धनायन की अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता है, और ये ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता है। तो वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है वो विलयन में उपस्थित सभी आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियमानुसार जो वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है उसमें वैद्युत अपघट्य के सभी आयनों का संपूर्ण योगदान होता है। अर्थात ये सह आयनों से प्रभावित नहीं होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, आयनों कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य है NaCl, यदि इसकी क्या करनी है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो क्या होगी, लैम्बडा इन्फिनिटिव किसकी देख रहे हैं, NaCl की। तो NaCl की मोलर चालकता क्या हो जाएगी, लैम्बडा इन्फिनिटिव किस में टूटेगा, ये Na पॉजिटिव और Cl
नेगेटिव में, तो लैम्बडा इन्फिनेटिव Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl नेगेटिव। तो ये कोलराउस नियम का व्यंजक होता है। तो ये था कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो क्या ध्यान रखना आपको, इस नियम के अनुसार कोई भी जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता अवयवी आयनों की अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं में सभी आयन अपना संपूर्ण योगदान देते हैं, सह आयनों की प्रकृति से वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी होती है और इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करना होता है। तो ये था क्या अपने पास में कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। अभी मैंने ग्राफ की व्याख्या की थी तो आपको एक बात बताई थी कि यदि अपन क्या देखते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए देखते हैं तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। क्यों? क्योंकि अनंत अनुता पर जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है उसका पूर्ण वियोजन हो जाता है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत अनुता पर ज्ञात नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा? इस संबंध के द्वारा। तो उसके लिए अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ये एक तरह से कोलराउस नियम का अनुप्रयोग होता है। दो प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। किसके ऊपर? अनंत अनुता के ऊपर। तो एक तो किससे ज्ञात कर सकते हैं? जो आयन होते हैं उनकी मोलर आयनिक चालकताओं के द्वारा, और दूसरा क्या ज्ञात कर सकते हैं? जो आयन होते हैं उसके अभिगमनांकों के द्वारा। तो सबसे पहले किसको देखते हैं अपन? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी है अपने को, और वो क्या होती है अपने पास में? लैम्बडा इन्फिनेटिव m होती है। तो कोलराउस नियम का ये अनुप्रयोग होता है और अनंत अनुता पर ज्ञात कर रहे हैं, तो ग्राफ से ज्ञात नहीं होगी। तो क्या देख रहे हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। एग्जाम्पल समझो, मोलर आयनिक चालकताओं द्वारा ज्ञात करेंगे, आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के द्वारा। जैसे आपके पास में कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH। अब अनंत अनुता पर भी इसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होगा, ये आंशिक रूप से वियोजित होता है। तो इसकी यदि मोलर आयनिक चालकता आपको ज्ञात करनी है या मोलर चालकता अनंत अनुता पर ज्ञात करनी है, तो इसके लिए प्रबल विद्युत अपघट्यों के आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं को उपयोग में लेंगे। कैसे? अपने पास में CH3COOH, इसके लिए अपन काम में ले सकते हैं CH3COON जो कि प्रबल वैद्युत अपघट्य है, प्लस किसको काम में ले सकते हैं? HCl को काम में ले सकते हैं, और किसको काम में ले सकते हैं? NaCl को। तो देखो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl, तो क्या बच जाएगा? CH3COOH। तो इस प्रकार से क्या ज्ञात की जा सकती है? अनंत अनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। तो सबका वियोजन होता है कोलराउस के नियमानुसार। तो सबसे पहले किसका देखना है? CH3COONA का। तो लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COONA, तो कोलराउस नियम क्या कहता है? किसके बराबर होगी? आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। तो लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव और लैम्बडा इन्फिनेटिव Na पॉजिटिव। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। HCl देखते हैं, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो इसके लिए लैम्बडा इन्फिनेटिव H पॉजिटिव और लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl नेगेटिव। NaCl की बात करते हैं तो लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl क्या आएगा? लैम्बडा इन्फिनेटिव Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl नेगेटिव। ये मान अपने पास में निकल कर आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? थर्ड। तो इन दोनों को जोड़कर यदि इसको घटा दें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर थर्ड को घटाने पर, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? लैम्बडा इन्फिनेटिव, दाईं तरफ वाले एक साथ जोड़ दो और बाईं तरफ वाले एक साथ, तो क्या आएगा? CH3COON प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव HCl माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl। फर्स्ट सेकंड को जोड़ रहे हैं और किसको घटा रहे हैं? थर्ड को घटा रहे हैं। अब इनके मान लिख दो, तो बराबर सबसे पहले इसको लिखो, ये क्या था? लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Na पॉजिटिव।
फिर इसको लिखो प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव H पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl नेगेटिव माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव Na पॉजिटिव और लैम्बडा इन्फिनेटिव Cl नेगेटिव। ये मान अपने पास में निकल कर आ जाते हैं। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर क्या है, लैम्बडा इन्फिनेटिव Na पॉजिटिव माइनस का है और ये किसका है, प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। ये Cl प्लस का है, सॉरी इसको किस में लिखा जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये लास्ट में NaCl किस में था, माइनस में। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पूरे के बराबर जो मान आएगा वो क्या बच जाएगा अपने पास में, लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COONA प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव HCl माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl बराबर क्या बचा, लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव H पॉजिटिव, ये बच गया। और अपने को पता है ये किसके वियोजन से प्राप्त होता है, CH3COOH का यदि वियोजन करें तो लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COOH देखें तो क्या आएगा, लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COO नेगेटिव आयन में टूटेगा और ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में। तो इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर। तो यदि अनंत अनुता पर इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इसकी जगह इसको पुटअप कर देंगे, तो लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COOH का जो मान आएगा वो क्या आएगा, लैम्बडा इन्फिनेटिव CH3COONA प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव HCl माइनस लैम्बडा इन्फिनेटिव NaCl। तो यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य था, इसकी अपने को अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी थी, तो इसके लिए अपन ने किसको लिया था, प्रबल वैद्युत अपघट्यों को लिया था और प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर आयनिक चालकताओं के द्वारा इसकी मोलर चालकता ज्ञात की थी। तो इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आता है अभिगमनांक के द्वारा, किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, आयनों के अभिगमनांक के द्वारा। तो ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन था। तो अभिगमनांक में देखो क्या होता है, अभिगमनांक, और अभिगमनांक को किससे दिखा सकते हैं अपन, n से। ये क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास में कोई जो है वैद्युत अपघट्य है, उसकी लैम्बडा इन्फिनेटिव m है, तो इसमें एक तो क्या होगा धनायन, C से दिखा देता हूँ, और एक होगा ऋणायन, किससे दिखा देते हैं, A से, केटायन और एनायन। तो ये कोलराउस का नियम लागू होगा, मतलब जो वैद्युत अपघट्य के जो आयन हैं उनकी मोलर आयनिक चालकता जो थी अनंत अनुता पर उसके योग के बराबर होता है। अब यदि अपने को अभिगमनांक देखना है n, तो ये क्या होगा, जैसे धनायन है, धनायन के लिए यदि अपन देख रहे हैं, ठीक है, तो धनायन को C से दिखा रखा है, तो NC कैसे निकालेंगे, इसकी मोलर आयनिक चालकता बटे जो वैद्युत अपघट्य है इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ऐसे ही दूसरा यदि अपने को क्या निकालना है, N और A ऋणायन के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा इन्फिनेटिव A जो नेगेटिव आयन है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता और लैम्बडा इन्फिनेटिव N वैद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो इस प्रकार से क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, अभिगमनांक। और अभिगमनांक क्या होता है, अनंत अनुता पर कोई भी आयन है उसकी मोलर चालकता और वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अब अपने को यदि फॉर्मूला देना है तो इस स्थिति में लैम्बडा इन्फिनेटिव m क्या होगा उसको देखिए, तो ये आ जाएगा लैम्बडा इन्फिनेटिव C और ये क्या होता है NC, चाहे तो शॉर्ट में लिख देना इसको, NC डॉट लैम्बडा इन्फिनेटिव m प्लस Na डॉट लैम्बडा इन्फिनेटिव m। तो इस प्रकार से क्या ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, अभिगमनांक और साथ में क्या, लैम्बडा इन्फिनेटिव m। यदि ये मान अपने को पता हो तो उस स्थिति में अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो दो एप्लीकेशन थे, एक तो आयनों की मोलर आयनिक चालकता के द्वारा जिस पर कोलराउस का नियम लागू किया था, उसमें अपने को प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या करने होते हैं, लेने होते हैं और उनके आधार पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर आयनिक चालकता ज्ञात की जाती है। यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं अभिगमनांक,
उसमें आयन का अभिगमनांक देखते हैं। और आयन का अभिगमनांक क्या होता है? अनंत अनुता पर उस आयन की मोलर आयनिक चालकता। जैसे वैद्युत अपघट्य टूटा धनायन में और ऋणायन में, तो इसका अभिगमनांक क्या होगा? इसकी चालकता बटे वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, लिख दी। ऐसे ही जो अपने पास में नेगेटिव आयन है उसकी देखते हैं, तो लैम्बडा इन्फिनेटिव ए और लैम्बडा इन्फिनेटिव एम। अब यहाँ पर एन और एन जो है, इसको यदि वैद्युत अपघट्य की किससे गुणा कर देते हैं, मतलब अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता होती है उससे गुणा कर देते हैं, तो इसकी क्या निकल कर आ जाती है? मोलर आयनिक चालकता निकल कर आ जाती है। और इन दोनों का योग ही दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होता है उसकी अनंत अनुता पर क्या होती है? बोलो, मोलर चालकता होती है। तो ये कोलराउस का नियम अपन ने देख लिया। फर्स्ट जो था वो कोलराउस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखी थी। दूसरा अपन ने कोलराउस का आयनों के संतत्र अभिगमन का नियम देख लिया। फिर अपन ने कोलराउस नियम था उसके एप्लीकेशन देख लिए कि किस प्रकार से अपन क्या ज्ञात करते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तो एक तो आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के द्वारा देख लिया, और दूसरा क्या देख लिया अपन ने? आयन जो होते हैं उसके अभिगमनांकों के द्वारा। तो ये इसके एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें से कई बार न्यूमेरिकल दे देता है। जैसे न्यूमेरिकल दे दिया तो आपको इनके मान दे देगा, और मान दे के आपको क्या पूछ लेगा? मोलर आयनिक चालकता उसकी पूछ लेगा, या मोलर चालकता आपसे पूछ लेगा। तो इस प्रकार से इस पोर्शन में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है या सीधा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है।